नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल एंड वेलकम बैक टू स्टॉक मार्केट डिस्कशन इन स्टडी आईक्यू। तो स्टडी आईक्यू पर आपको पता है कि जैसा हम बहुत सारे अब डिस्कशंस लेकर आ रहे हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, ताकि आपकी जो जानकारी है स्टॉक मार्केट के बारे में, इक्विटी मार्केट के बारे में अच्छे से हो सके। और ये जनरल पब्लिक के लिए भी इंपॉर्टेंस रखता है, स्पेशली आज के टाइम में जब हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं। आपका पैसा जो आप कमा रहे हो, कहां पर लगाना चाहिए आपको पैसा, तो डेफिनेटली आपको मदद करेगा। एंड आई एम श्योर, परिमल जी कैसा लग रहा है? मतलब लोगों का रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा आ रहा है। यस यस आई थिंक यस बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स है, मतलब अपने कोर्स के लिए भी, वीडियोस के पे भी। सो आई थिंक वी आर क्वाइट मोटिवेटेड कि ये डिस्कशंस हम और आगे लेके जाएंगे। यस यस एंड कोर्स की बात किया तो जस्ट टू रिमाइंड एवरीवन वंस अगेन कि जो स्टॉक मार्केट पर कोर्स है वो स्टडी आईक्यू पर आ चुका है। अगर आपको नहीं पता तो प्लीज गो एंड चेक आउट। वहां पर इंट्रोडक्शन वीडियो है, बहुत ही डिटेल्ड तरीके से 50 हाई क्वालिटी वीडियोस बाय नन अदर देन परिमल आडी जी के द्वारा उसको बनाया गया है। आपको स्क्रैच से हर एक चीज सिखाया जाएगा। आप वो जो कोर्स है बहुत ही मिनिमम हमने 7500 पर रखा है, उसके ऊपर भी आपको 33% का डिस्काउंट मिल जाएगा और करीब 5000 के आसपास पड़ेगा। जस्ट यूज द कोड अंकित 33। और अगर आज आप वो कोर्स परचेस करते हैं तो लेट मी टेल यू, आपको डबल वैलिडिटी भी मिल रहा है। मतलब कि जो वैलिडिटी मिलती है उसकी डबल हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दिस। और आज हमने सोचा क्यों ना आज डिस्कशन किया जाए स्टॉक मार्केट क्रैश के ऊपर, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होती है, लोगों में मंशा होती है कि इस क्रैश होता क्या है। मतलब कि थोड़ा सा गिर जाता है स्टॉक मार्केट तो क्रैश क्रैश हर जगह हेडलाइन में आ जाता है। तो काफी कंफ्यूजन है उसको लेकर। और मुझे जहां तक लगता है कि क्या क्रैश कहना सही भी होगा, स्पेशली हमारे जैसे भारत जैसे देश के अंदर, क्या हम स्टॉक मार्केट क्रैश कह भी सकते हैं किसी भी चीज, क्योंकि अल्टीमेटली हम देखें तो लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है। Right. तो लेट्स स्टार्ट विद दिस। एंड सबसे पहला क्वेश्चन मेरा परिमल जी आपसे यही होने वाला है कि ये क्रैश का मतलब क्या है? मतलब हाउ यू आर गोइंग टू डिफाइन दिस। क्या 2008 में जो क्राइसिस हुआ था वो क्रैश था, या फिर कोविड के समय जो हमने देखा क्या उसको क्रैश कहेंगे, या फिर डे टू डे बेसिस पर? क्योंकि आज आप देखिए तो 24/7 मीडिया चैनल हो गया है, हर समय कुछ ना कुछ न्यूज आता है, अचानक से इतना फ्लक्चुएशंस होता है। पहले तो उतना नहीं होता था, अब बहुत होता है। तो क्रैश है क्या एग्जैक्टली? प्लीज टेल अस। राइट। सो अंकित जी, जब एक छोटे से स्पैन में बहुत ज्यादा गिर जाता है मार्केट, उसको क्रैश कहा जाता है। मार्केट अगर स्लोली 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 गिर रहा है ना, तो उसको क्रैश नहीं कहा जाता। सो वहां पे एक वर्ड होता है, मार्केट करेक्ट हो रहा है, मार्केट में करेक्शन हो रहा है। सो ये वर्ड है। अब जैसे हमने 2020 में जो रिसेंट एग्जाम्पल है, जो जहां जिसके बाद एक्चुअली बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट करना शुरू है मार्केट में। सो इन 28 डेज, मतलब इन द मंथ ऑफ मार्च इटसेल्फ, मार्केट जो था वो 40% से गिर गया। 12,500 का निफ्टी होता था, वो 12,500 का निफ्टी सीधे जाके 7,500 टच हो गया विद इन 28 डेज। तो ये होता है मार्केट क्रैश इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, जब मार्केट बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब मार्केट में सब लोग आके सेल कर रहे थे। फिर वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जिसमें म्यूचुअल फंड्स आते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज आती है, जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे, उन्होंने भी बेचा। जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, एफआईआई जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने भी मार्केट में आके पैसा डंप किया। मतलब नंबर ऑफ शेयर्स हर जगह से मार्केट में डंप हो रहे थे, तो उसको क्रैश कहा जाता है। और करे बाकी के करेक्शन से ऐसा ही सिमिलर काइंड ऑफ क्रैश 2008 में भी आया था, जब सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, जब लेमन ब्रदर फेल हुआ था, बैंकरप्ट हुआ था। उसके बाद जो रिएक्शंस थे मार्केट के, उसे भी क्रैश ही कहा जाता है। जब सडनली मार्केट 30-40% गिर जाता है विद इन स्पैन ऑफ लाइक 15 डेज टू 1 मंथ, तो नॉर्मली उसको पैनिक सेलिंग होता है मार्केट में, और वो क्रैश में कन्वर्ट हो जाता है। ओके ओके। तो आपको क्या लगता है जो अभी रिसेंटली वॉर की वजह से हुआ है, क्या इसको क्रैश में कहना, काउंट करना सही होगा, या फिर अभी ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब ये रिसेंट वाला जो एग्जांपल है यूक्रेन और रशिया वॉर का, ये तो क्रैश नहीं है, इसको करेक्शन हम कह सकते हैं। अब कैसा है, उसके पहले का फेज हमें देखना होगा। सो 15 to 18 मंथ्स का एक बुल रैली हुआ है, ऑलमोस्ट 100-120% रिटर्न्स मार्केट ने दिए है। 7,500 का जो हम निफ्टी की बात कर रहे थे, जब मैं क्रैश के बाद निफ्टी गया था, वहां से हम 18,500 तक ऊपर चले गए। सो मतलब मोर देन विल से अराउंड 120-125% रिटर्न्स इन 18 मंथ्स। तो डेफिनेटली ये बहुत ज्यादा रिटर्न्स है एक इतने छोटे से पीरियड में। सो उसको यूफोरिया भी कहा जाता है। सो अगर ऐसे रिटर्न्स आते हैं तो देन 8-10%, 15%, आई थिंक दीज काइंड ऑफ करेक्शंस विल हैपन इन द मार्केट। और ये अच्छे होते हैं मार्केट के लिए। नहीं तो लोगों के जो एक्सपेक्टेशंस है वो गलत बिल्ड हो जाते हैं मार्केट से। उनको लगता है यार इसकी एक ही डायरेक्शन है, वो है अपवर्ड। कभी भी हो, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म में, तो डेफिनेटली विल से दैट की जर्नी जो है वो अपवर्ड जर्नी है। बट शॉर्ट टर्म में
वन शुड नॉट एक्सपेक्ट दीज थिंग्स। तो ये लेसन्स होते हैं जो मार्केट देता है इन्वेस्टर्स को, और उससे यही आपको एक बेहतर इन्वेस्टर भी बना देते हैं। राइट राइट राइट। तो इनफैक्ट मैं ये सोच रहा था कि जैसे जब हम क्रैश की बात कर रहे हैं, तो सपोज मुझे ऐसा लगता है कि हर एक निवेशक के हिसाब से अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो देखता है क्रैश को, राइट। किसी का नजरिया कोई होता है कि जो डे टू डे बेसिस पर ट्रेडिंग कर रहा है, उसके लिए तो हर 2-4 दिन में क्रैश ही देखने को मिलेगा उसके लिए। तो जो बहुत लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म है, लॉन्ग टर्म है, तो अच्छा खासा करेक्शन भी हो जाता है, तो उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, राइट। तो ये जो हैंडल है ना स्टॉक मार्केट क्रैश की, जब हम बात करें तो इसको निवेशक कैसे हैंडल करें, किस तरह से देखें? बिकॉज मेरे हिसाब से जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई मीन कितने लंबे समय तक आप स्टॉक को रख रहे हो, और स्पेशली मुझे लगता है भारत जैसे देश में तो अगर आप स्टॉक को रख रहे हैं तो यहां तो क्रैश का कोई चर्चा ही नहीं होना चाहिए। आई मीन वो तो प्रॉफिट ही आपको होना है, भारत में नहीं होगा तो कहां होगा, मुझे ऐसा लगता है पूरे विश्व में। राइट। सो आई थिंक यहाँ पे जो है ना इनहेरेंट क्वालिटीज जो है इक्विटीज के, या फिर किसने इक्विटी में पैसा डालना चाहिए, इसके जो रूल्स है ना ये बहुत ही खराब है। मतलब क्योंकि फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत खराब है इंडिया में। नॉर्मली मेरा सजेशन ये होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज ट्रेडिंग में मैं रिटेल इन्वेस्टर्स को कभी भी सजेस्ट नहीं करता हूं कि यू शुड डू ट्रेडिंग, क्योंकि ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, फुल टाइम जॉब है। सो देन डोंट कॉल योरसेल्फ एज अ ट्रेडर, कॉल योरसेल्फ एज अ बिजनेसमैन जो ट्रेडिंग बिजनेस में काम कर रहा है, एज सिंपल एज दैट। बट फॉर रिटेल इन्वेस्टर जिसके पास समय नहीं है, जो जॉब कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जिसके पास लिमिटेड समय है, उसने इन्वेस्टिंग में ही दिमाग लगाना चाहिए। सो इक्विटी एक ऐसा एसेट क्लास है जिसमें अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन जो होना चाहिए मिनिमम 5 इयर्स का होना चाहिए। सो मिनिमम 5 इयर्स का अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है तो ही आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। अब ये जो क्रैश को कैसे हैंडल करे, ये क्वेश्चन को मैं लिंक करता हूं इससे। रीजन बिहाइंड, एवरीबडी रिमेंबर्स कि 2008 में लेमन क्राइसिस हुआ था, 2009 में लोएस्ट पॉइंट पे गया था मार्केट जब सत्यम का स्कैम बाहर आया था। उसके बाद मार्केट ने बहुत निगेटिव रिएक्शन दिया था। So from 21,000 सेंसेक्स went down to 9,000 लेवल, सेंसेक्स की अगर हम बात करते हैं, और निफ्टी 6,000 से 2,100-2,200 पे गया था। तो एवरीबडी रिमेंबर्स कि भाई ये 50-60% का फॉल हुआ था। बट नोबडी रिमेंबर्स कि नवंबर 2010 में मार्केट अगेन 20,000-21,000 के लेवल पे आ चुका था। सो इट मींस इन द स्पैन ऑफ 3 इयर्स टाइम मार्केट ने टॉप से बॉटम से टॉप अगेन टच किया। सो पॉइंट ये है कि नॉर्मली 3 साल के फेज में आपको एक एग्जिट अपॉर्चुनिटी मार्केट हमेशा दे देता है। एंड दैट्स व्हाई कि आपने जो बोला ना मार्केट क्रैश में करना क्या चाहिए लोगों ने, सो मार्केट क्रैश में लोगों ने अपना जो बिलीफ है इक्विटी एज एन एसेट क्लास में वो बना के रखना है। सो उसको वो वहां डाइवर्ट नहीं होने चाहिए। हमारा इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म था ना, तो स्टे इन्वेस्टेड। आपने स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स किए तो आपने एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, आप शेयर होल्डर बने हो, भागीदार बने हो उसके। सो समझ के ही आपने वहां पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सो टिप बेस्ड इन्वेस्टिंग यहां पे नहीं करनी चाहिए। पैनिक बाइंग और पैनिक सेलिंग दोनों नहीं करना चाहिए। अरे मार्केट गिर गया मैं तो सब डाल देता हूं, ये बेचो वो बेचो, सब बेच के मैं मार्केट में ही डालूंगा। सो दैट इज कॉल्ड पैनिक बाइंग। ये भी करना बिल्कुल सही नहीं है। फिर आपको लगेगा यार इसके बाद तो और गिर गया। नोबडी नोज व्हाट इज द बॉटम ऑफ अ क्रैश। बिलीव मी, अगर कोई बता रहा है तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो भगवान है। सो दोनों चीजों में आई थिंक इट्स बेटर। एंड पैनिक सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए। अरे मार्केट गिर गया मैं तो सब बेच दूंगा, मैं तो अभी कभी मार्केट में आऊंगा ही नहीं, ये तो मैं जब भी आता हूं मार्केट में मार्केट क्रैश हो जाता है, करेक्ट होता है। ये टिपिकल बहुत लोगों के ओपिनियन होते हैं, तो ये भी नहीं करना चाहिए। तो पैनिक बाइंग, पैनिक सेलिंग बिल्कुल मार्केट में नहीं करनी चाहिए। अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से एलोकेशंस लेने चाहिए, अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्टॉक्स का सिलेक्शन होना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड का सिलेक्शन होना चाहिए। आई थिंक बहुत ही अच्छा बात आपने कहा। एक तो ये जो आपने कहा ना कि ये जो मुझे ट्रैप का जो सिस्टम लगता है ना, कि जब बियर मार्केट होता है और जिस तरह से ट्रैप होते जाते हैं, नीचे बॉटम आता जा रहा है, कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, yes. वो जो इन्वेस्ट कर रहा है ना, वो उसको लगता है हमेशा कि मैं तो बॉटम पे आ गया हूं, अब तो यहीं पे रुकेगा और यहीं से भागेगा मार्केट। लेकिन फिर वो नीचे आता है, तो उसको कैसे आखिरकार हैंडल कैसे किया जाए उस चीज को कि बॉटम आए और उसको वहां पे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पे मैं वही बोल रहा हूँ ना, स्टॉक स्पेसिफिक में कभी भी फॉलिंग नाइफ्स जो होते हैं ना उसको हमने बाय नहीं करना चाहिए। रीजन देखो, मतलब जैसे यस बैंक का एग्जांपल है हमारे पास, या फिर सुजलॉन का एग्जांपल है हमारे पास, या फिर जो अभी वोडाफोन आइडिया का भी एग्जांपल है हमारे पास। जो बीओ स्टॉक गिरे, लोगों को ने 100 रुपए पे भी ये सस्ते लग रहे थे, उनको फिर 90, 80, 70, 60, 50, 40। तो ये जो चीजें हैं ना, तो एक तो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस अगर फॉल हो रहा है ना, तो हम समझ सकते हैं कि भाई फिर वो देखना चाहिए। जब लॉस मेकिंग बिजनेसेस फॉल हो रहे तो डोंट थिंक कि अरे यार ये तो मतलब और कितना गिरेगा। भाई स्टॉक 20 रुपए का अगर 15 रुपए या 10 रुपए पे आता है
तो वो 50% गिर गया ऐसा हो जाएगा। फिर 10 रुपए का 5 रुपए पे आता है तो वो भी 50% गिरता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है हमें कि ऐसा कुछ, मतलब ये हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता इन स्टॉक्स में। तो इट्स बेटर कि हम क्वालिटी के साथ लिंक्ड रहे, ना कि बस परसेप्शन बेस्ड बाइंग नहीं होनी चाहिए। बहुत लोगों को लग रहा था अरे यार ये अनिल अंबानी की जो कंपनीज है, मुकेश अंबानी आएंगे कभी ना कभी तो उनको बचा ही लेंगे, मतलब ये क्या असम्पशन हुआ। या फिर वोडाफोन आइडिया, अरे आदित्य बिरला ग्रुप और वोडाफोन, इनके पास इतना पैसा, ये कभी ना कभी इन्वेस्ट करेंगे। यार तुम सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हो, वो मतलब ग्रोथ की तो बात ही नहीं हो रही है वहां पे। दिस इज नॉट अ सजेशन टू बाय और सेल वोडाफोन आइडिया और एनीथिंग, जस्ट डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस ग्रोथ के बारे में अगर मैनेजमेंट बात कर रही है तो आप समझ सकते हो भाई सरवाइव कैसे करना है, पैसे वापस कैसे देने हैं, डेट कैसे कम करे, इसी पे अगर बहुत सारे डिस्कशंस हो रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि इट्स बेटर टू अवॉइड दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। ये अपॉर्चुनिटीज नहीं, ये ट्रैप्स हो सकते हैं आपको, बट देखा जाए मतलब लोग ऐसा दिखाएंगे कि ये अपॉर्चुनिटीज है। आई हैव सीन सो मेनी पीपल जिनको 200 रुपए पे भी यस बैंक बहुत सस्ता लग रहा था, एंड नाउ दे हैव एवरेज डाउन। जो यस बैंक का है वो एफपीओ जो आया था ना कुछ 12-13 रुपए पे, उसमें भी उन्होंने पैसा डाल दिया। दैट इज द प्रॉब्लम। आप इमोशनली अटैच नहीं होना है आपको इन चीजों से, बी प्रैक्टिकल। बिजनेस सेंस बन रहा है तो इन्वेस्ट कीजिए। स्टॉक जो सस्ता है इसलिए या फिर बहुत गिरा है मार्केट क्रैश में इसलिए इन्वेस्ट करना, ये हाँ वो वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी हो सकती है। मतलब देयर आर गुड कंपनीज ऑल्सो जो करेक्ट हुई थी, तो वहां पे आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, बट सब सस्ते जो दिख रहे हैं वो अपॉर्चुनिटीज अगर है आपको तो ये ट्रैप भी साबित हो सकता है आपको, आपके लिए। यस यस, एंड बहुत ही अच्छा वो आपने समझाया ना कि दैट जो लॉस मेकिंग कंपनीज, स्पेशली आजकल जो टेक कंपनीज आ रहे हैं, नए जमाने के टेक कंपनीज, वो लॉस मेकिंग है लेकिन लोग नीचे लेवल पर बाइंग करे जा रहे हैं। एंड पेटीएम एक बहुत बड़ा एग्जांपल लगा उसका जो है लेटेस्ट। तो एंड यहाँ पर स्टॉक मार्केट क्रैश में हैंडल करने का मुझे एक चीज जानना है कि जो सबसे अच्छा चीज होता है वो होता है डाइवर्सिफिकेशन। आई थिंक अगर आपका पोर्टफोलियो जितना ज्यादा डाइवर्स हो तो किस तरह से डाइवर्सिफिकेशन को अप्रोच किया जाए, प्लीज टेल अस अबाउट दैट, सो दैट स्टॉक मार्केट क्रैश के टाइम हम एटलीस्ट स्टेबल, बहुत नीचे ना। राइट। तो आई थिंक एक तो डाइवर्सिफिकेशन का पॉइंट ये हो सकता है कि सेक्टर स्पेसिफिक भी रहे हम, जैसे कि आईटी सेक्टर भी है आपके पास, बैंकिंग सेक्टर भी है आपके पास, एफएमसीजी सेक्टर भी है आपके पास, कंज्यूमर गुड्स वाला सेक्टर भी है आपके पास। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, नेचुरल गैस हुआ, एनर्जी हुआ, आजकल ये रिन्यूएबल एनर्जी हुआ। तो अलग अलग सेक्टर में जब आप एलोकेशन लेते हो तो ये भी एक डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है। अब आप बोलोगे यार मेरे पास इतना समय तो नहीं है कि मैं अलग अलग सेक्टर पे जाके हर एक कंपनी का एनालिसिस करके इन्वेस्ट करूं। सो देन यू हैव म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो, जो आप एक इन अ वे फंड मैनेजर, एक्सपर्ट फंड मैनेजर को हायर कर रहे हो और उनके एक्सपर्टीज पे आप बिलीव करके वहां पे आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, तो ये भी एक पोर्शन है। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन में आप एसेट एलोकेशन भी फॉलो कर सकते हो, इक्विटी में पैसा डाल सकते हो, डेट में पैसा डाल सकते हो, गोल्ड में पैसा डाल सकते हो। अब ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी आए, आरईआईटी जिनको कहा जाता है, वहां पे भी इन्वेस्टमेंट्स हो सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन के टूल्स है आपके पास जो आपके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से आपने यूज करनी चाहिए। राइट तो ये भी आपने सही कहा कि जो डाइवर्सिफिकेशन है वो हर तरफ हमें देखना है। आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा पैसा हमें डेट में भी डालना चाहिए, हर तरफ रहना चाहिए। जैसे कि जिन लोगों ने डेट में इन्वेस्ट किया होगा, मुझे याद है 2020 में उनको काफी फायदा हुआ था, चाहे गोल्ड हो गया, 5% पैसा अपना जो भी आप इन्वेस्ट करें एटलीस्ट जाना चाहिए उधर। और लेस देन 3 इयर्स का अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन है किसी का, वो तो पैसा डेट में ही जाना चाहिए, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज में ही जाना चाहिए, वो पैसा बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नहीं जाना चाहिए। राइट ठीक है। एंड यहाँ पर मुझे एक और चीज लगता है दैट आजकल क्या है ना कि बहुत सारी ऐसी बिजनेसेस हैं जिसको आइडेंटिफाई करना, जैसे हम बात करें कि इकोनॉमिक वैल्यू होनी चाहिए किसी भी एसेट की। जैसे आजकल क्रिप्टो करेंसी हो गया जो लोग निवेश करते हैं, तो क्या उसमें भी डाइवर्ट करें थोड़ा बहुत, मतलब क्योंकि उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं दिखता है। आई मीन अगर हम डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो लोग सोच सकते हैं कि यार थोड़ा पैसा मैं क्रिप्टो में भी डाल दूं, क्या वो एक डाइवर्सिफिकेशन का वे है? प्लीज डाइवर्सिफिकेशन करना है आपको, बट आप जो कर रहे हो ना वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो अब आज आपने वो सब्जेक्ट निकाला है तो हम एक सेपरेट डिस्कशन भी करेंगे क्रिप्टो करेंसी पे, तो उसमें मैं पूरा क्रिप्टो एसेट, क्रिप्टो करेंसी, प्रोज कॉन्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, ये सारा डिस्कस करेंगे। बट मेरा सजेशन है डाइवर्सिफिकेशन में सिर्फ कोई बोल रहा है इसलिए नहीं करना चाहिए, अगर आपको वो एसेट समझ में आ रहा है तो ही आपने करना चाहिए, इतना ही मैं बोलूंगा। बाकी एक सेपरेट डिस्कशन हम इस पे क्रिप्टो करेंसी पे करेंगे। तो मुझे आशा है कि लोगों को समझ गया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। यस डेफिनेटली। तो फाइनली आई थिंक इतना जो इनसाइट था वो काफी रहा होगा, एंड अल्टीमेटली मुझे लगता है कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जहां तक स्टॉक मार्केट
क्रैश को हैंडल करने की बात है, दो चीज अगर इंसान पकड़ के चले, एक है टाइम, आप कितना समय के लिए निवेश कर रहे हो, वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए आपका। अच्छा, तो आपको कभी लगेगा ही नहीं कि स्टॉक मार्केट समथिंग टू क्रैश, ऐसा तो क्रैश एक अपॉर्चुनिटी लगेगी आपको इन योर नॉर्मल एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजीज। राइट। तो एक तो वो हो गया, और जो दूसरा आपको ध्यान देना है मुझे लगता है दैट इज क्वालिटी एंड डाइवर्सिफिकेशन। तो ये जो दो क्राइटेरिया अगर आपके फुलफिल हो रहे हैं तो डेफिनेटली गो इनटू द स्टॉक मार्केट, बाय, पैसा लगाइए एंड वो मल्टीप्लाई होगा, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। एंड परिमल सर तो बहुत अच्छे से जानते होंगे इसके बारे में। एंड यही था, आई थिंक काफी अच्छा रहा डिस्कशन इसके बारे में। आई एम श्योर कि व्यूवर्स को जानने को बहुत कुछ मिला होगा। एंड इसी को लेकर हम नेक्स्ट टाइम भी और इस तरह के डिस्कशन लाएंगे। एंड जस्ट टू रिमाइंड वंस अगेन कि हमारा स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है। जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन, कमेंट सेक्शन में आपको वहां पर डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, डायरेक्ट लिंक है, स्टॉक मार्केट का कोर्स परचेज कर सकते हैं। यूज द कोड अंकित 33, डायरेक्ट 33% डिस्काउंट, और आज के लिए स्पेशली आखिरी दिन है, डबल वैलिडिटी आपको मिलेगी। सो थैंक यू सो मच परिमल सर। थैंक यू अंकित सर। थैंक यू, सी यू सून वंस अगेन विथ नेक्स्ट डिस्कशन। थैंक यू।